ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के न्यूमेरिकल को देखने जा रहे हैं। ये रेट एक्सप्रेशन है, dx upon dt is equals to rate constant concentration of a की पावर m and b की पावर n। रेट एक्सप्रेशन को देखकर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का तयन किया जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा जी, आपने कुछ नहीं करना, आप मेरे एक्सपोनेंट n को अगर आप प्लस कर लें तो आपके पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज बेसिकली अ सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एज शोन बाय द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन को लिखिए और रेट एक्सप्रेशन को लिखने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स हैं अगर आप उनको ऐड कर लें तो ये आपके पास एक नंबर आता है और ये नंबर क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के न्यूमेरिकल किस तरह होते हैं, किस तरह सॉल्व होते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और जब भी आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो इस तरह आपको एक टेबल बना के दी जाएगी, एक डाटा बना के दिया जाएगा और इस डाटा की मदद से आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना होता है। लिखा है जी इन अ सर्टेन रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए प्लस बी गिव्स ए बी। मोल्स का तयन पहली बात ये किया नहीं है और अगर आपने जल्दबाजी में इस इक्वेशन को देखकर रेट एक्सप्रेशन बना दी तो इसका मतलब ये जो आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे वो सही नहीं होगा। तो इसमें मोल्स का तयन करने के लिए आप असल में ये आपको डाटा दिया गया है और पहले आप वही कॉन्सेंट्रेशन रेट एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन की पावर को फाइंड करने के लिए बेसिकली ये न्यूमेरिकल है। खैर लिखा हुआ है सवाल में जी फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन, ये रिएक्शन है और रिएक्शन को करवाया गया, करवाने के बाद ये डाटा आपको मिला जी। आपने कहीं कॉन्सेंट्रेशन को वेरी किया है, कहीं कॉन्सेंट्रेशन को आपने क्या है जी सेम रखा है, जो भी आप इस न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे। डाटा और बाद वो आपसे कह रहे हैं कि रेट लॉ लिखो, रेट लॉ के बाद वो आपसे कह रहे हैं जी रिएक्शन का ऑर्डर बताओ और आगे इसमें एक एडिशनल सवाल आपको दिया है जी ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल लो। और असल में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें रेट एक्सप्रेशन लिखनी है और रेट एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्शन क्या है जी कि रेट एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जी, एक्सपेरिमेंटल डाटा होना चाहिए और करेक्ट वेरिएशन का आपको पता होगा तो उसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे लिए रिलायबल अभी नहीं है, ये डाटा हमारे लिए रिलायबल है। इस डाटा की मदद से पहले ये फाइंड करेंगे जी कि एक्सपोनेंट्स क्या हैं और जब एक्सपोनेंट्स पता लग जाएंगे तो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे और जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फिर हमारे लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना बहुत आसान है और फिर हम रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज नहीं होगी, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा अगर इस डाटा को अगर आप देखें तो इस डाटा के अंदर अगर आप देखें तो आपने क्या देखा जी कि ए की ये दो वैल्यूज कांस्टेंट है और बी की ये दो वैल्यू कांस्टेंट है। ये डाटा में सिलेक्शन करना सिखा रहा हूँ जी कि डाटा पे दो वैल्यूज आपने किस तरह सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इस डाटा के अंदर ए की भी तीन वैल्यूज दी हुई हैं और बी की भी तीन वैल्यूज दी हुई हैं। तो इस तीन में से दो वैल्यूज हमने सिलेक्ट करनी है और दो वैल्यूज हमने क्या करनी है जी डिनाई करनी है। तो देखिए ए की यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यूज तो कभी जिंदगी में सिलेक्ट नहीं हो सकती, यानी ए की ये दो वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो सकती और बी की ये दो वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो सकती। हाँ इसके अलावा वैल्यू सिलेक्ट हो सकती हैं। तो ए की जो वेरिएशन है वो क्या है जी, वैल्यू नंबर 1 और वैल्यू नंबर 2 के अंदर वेरिएशन है और यहाँ वैल्यू वेरी हो रही है और बात का ख्याल रखना है कि ए की वो दो वैल्यूज सिलेक्ट करनी है कि जहाँ बी की वैल्यूज क्या रहे जी सेम रहे। तो इसका मतलब है ए की ये दो वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे और हमारी सिलेक्शन बिल्कुल सही भी होगी जी, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर दो बातों का ख्याल रखना है। तो पहली बात है कि जिस चीज की वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन हो यानी वैल्यू तब्दील हो, और दूसरी चीज की वो दो वैल्यूज क्या हो जी सेम हो। तो बी की वैल्यू को सेम रखते हुए ए की वैल्यू को क्या करना है, आपने वेरी करना है। तो ये आपकी ए की सिलेक्शन है जो सही होगी। अगर ये सिलेक्शन करेंगे आप कोई और सिलेक्शन करेंगे तो वो गलत है। इसी तरह बी के अंदर सिलेक्ट करना है तो बी की अब ये दो वैल्यूज वेरी हो रही हैं, इसका मतलब है ये दो वैल्यू सिलेक्ट होगी। कंफर्म करने के लिए आप देख लें कि ए की ये दो वैल्यूज क्या है जी सेम है, तो उसका मतलब है आपकी सिलेक्शन सही है। यानी सिलेक्शन इस तरह करनी है
जब बी की सिलेक्शन करेंगे तो बी के अंदर वेरिएशन आना चाहिए, लेकिन ए के अंदर वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो इस सिंपल सिलेक्शन का तरीका है। तो इस डाटा पे थोड़ा सा आप टाइम लगाएं, और डाटा पे आपने सबसे पहले क्या देखने जाए जी कि कौन सी दो वैल्यूज कांस्टेंट है, ए की और बी की, उनको मार्क कर लें। इसका मतलब है वो तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकती। उसके बाद ए की वो वैल्यूज देखने जाएं कि जो कि क्या है, जिनके अंदर वेरिएशन आ रही हो, उनको सिलेक्ट करें और चेक कर लें जी कि बी की वैल्यू सेम है। इसी तरह बी की जो दो वैल्यूज में वेरिएशन हो रही है उनको सिलेक्ट कर लें और देख लें कि ए की वैल्यू सेम है। तो अगर आपने ए और बी की वैल्यूज को सिलेक्ट किया इस तरह जी कि उसकी काउंटर वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है आपका डाटा सिलेक्शन सही है। अगर डाटा सिलेक्शन आपका सही है तो ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे, डाटा आपके सामने दिया हुआ है जी। सबसे पहले मैं ऑर्डर निकालने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए के लिहाज से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने जा रहा हूँ। ए की दो वैल्यूज सिलेक्ट करनी है, और ए की दो वैल्यूज वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ए की कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे। तो मैंने ए की ये पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, और ए की मैंने ये दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया। ये दो वैल्यूज मैंने इस तरह सिलेक्ट की हैं कि बी की वैल्यूज क्या रही हैं जी, सेम रही हैं। इसका मतलब है मेरी सिलेक्शन सही है। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने सिंपल निकालना है जी टाइम्स इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन की कॉन्सेंट्रेशन में कितने टाइम्स इजाफा हुआ। तो आपने कुछ नहीं करना, जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू से डिवाइड करवा दें। तो बड़ी वैल्यू आपके पास है 2.0 और छोटी वैल्यू आपके पास 1.0। तो 2 को जब 1 से डिवाइड करवाएंगे तो जवाब आ जाएगा जी 2 टाइम्स, यानी कॉन्सेंट्रेशन में कितने टाइम्स इजाफा हुआ है, 2 टाइम्स इजाफा हुआ है। और इसके सबब रेट में कितना इजाफा हुआ है ये आपने निकालना है। तो जो बड़ा रेट है वो है जी 8 एक्सपोनेंट -4, और जो छोटा रेट है वो है 2 एक्सपोनेंट -4। तो 8 और 2 को आपस में डिवाइड कराएं तो जवाब आ रहा है आपके पास 4 टाइम्स। यानी आपने क्या देखा जी कि कॉन्सेंट्रेशन ए की 2 टाइम्स करने से रेट कितने टाइम्स हो रहा है जी, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है जी, 2 × 2 = 4। ठीक है जी, अब इसके हिसाब से अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैंने क्या लिखा है, इसी को मैंने अल्फाजों की फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है जी, देयर फोर ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स, जो कॉन्सेंट्रेशन आई थी वो मैंने लिख दिया। रेट बिकम्स 4 टाइम्स, जितने टाइम रेट इंक्रीज हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है जी, अब मुझे लिखना है कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कौन से हाथ पे लिखा है, उल्टे हाथ पे लिखा है जी। और रेट को मैंने कहाँ लिखा है जी, सीधे हाथ पे लिखा है। यानी कॉन्सेंट्रेशन जितने टाइम्स बढ़ी है वो मैंने लिखा उल्टे हाथ पे, रेट जितने टाइम्स बढ़ा है उसको मैंने लिखा जी सीधे हाथ पे। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ऐसी पार लेके आनी है कि ये दोनों बराबर हो जाएं। खैर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ जी। तो अगर मैं 2 की पावर जीरो लगाऊंगा तो मैं जानता हूँ किसी भी चीज की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब है 2 की पावर जीरो 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है 2 की पावर जीरो मैंने जो लगाई है वो गलत लगाई है। जीरो मैंने हटा दिया, अब मैं 1 लगा के देखता हूँ। अब मुझे पता है जी कि 2 की पावर 1 का जवाब क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारी जो जो सिलेक्शन है वो सही नहीं है, यानी 2 की पावर 1 4 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 भी नहीं आना। मैंने इसको भी हटा दिया। अब मैंने क्या लगाया जी, 2 लगाया, और मैं ये जानता हूँ कि 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। इसका मतलब है मुझे एक्सपोनेंट पता लग गया, और एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है जी, 2 है। और उसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, रेट लॉ लिखूंगा। और रेट लॉ मैंने क्या लिखा जी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये 2 क्या बन जाएगी, इस कॉन्सेंट्रेशन की पार बन जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल है जी जिसके अंदर आपने एक्सपोनेंट को निकालने के लिए सारी की सारी वर्किंग की है। और आपको पता लग गया जी कि जो वेरिएशन है ए की कॉन्सेंट्रेशन से जो रेट पे फर्क पड़ेगा वो 4 टाइम्स फर्क पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे ऊपर साबित किया है। इसी तरह हम क्या करने जा रहे हैं जी, ऑर्डर निकालने जा रहे हैं बी के रिस्पेक्ट से। अब आपने बी की दो वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। तो बी की आपने ये पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, और बी की ये तीसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया। ये दो वैल्यूज आपने इसलिए सिलेक्ट की हैं जी कि इसके अंदर बी की कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो रही है, और अगर आप ए की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है जी, सेम है। अब मैं क्या करूंगा जी, टाइम्स इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा। जो बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है 3.0, उसको मैंने छोटी कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया। तो 3 डिवाइडेड बाय 1, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है 3 टाइम्स। अब मैं टाइम्स इंक्रीज इन रेट निकाल रहा हूँ। तो रेट जो बड़ा वाला है वो है 6 एक्सपोनेंट -4, छोटा है 2 एक्सपोनेंट -4। तो 2 6 डिवाइडेड बाई 2 जवाब आ रहा है जी 3 टाइम्स।
इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज करने से रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। आपने क्या लिखा जी, देयरफॉर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स रेट बिकम्स 3 टाइम्स। तो आपने क्या लिखा जी, कॉन्सेंट्रेशन में जितना इजाफा हुआ है उसको आपने कहाँ लिखा है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। जितना इजाफा रेट में हुआ है उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, 3 की पार सेट करनी है और पार इस तरह सेट करनी है जी कि आपके पास ये दोनों इक्वलेट हो जाएं। सबसे पहले मैंने जीरो लगा के देखा और मैं जानता हूँ किसी भी चीज़ की पार जीरो का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा जवाब नहीं आ रहा है ये, तो मैंने जीरो हटा दिया और इसकी जगह 1 लगा के देखा और मैं जानता हूँ कि 3 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। इसकी वजह से मैंने रेट लॉ लिखा और मैंने क्या लिखा जी, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। और 1 क्योंकि मैं मेंशन लिखता नहीं हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो क्योंकि 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई पावर नहीं आई। तो मुझे पता लग गया जी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब मैं इसके हिसाब से रेट लॉ लिखने जाऊंगा। इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना और इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया और कंबाइन करके मैंने अपनी रेट लॉ लिखी और क्या लिखी जी, dx अपॉन dt, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये रेट लॉ है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो तो वो रेट लॉ कहलाती है, और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो ये क्या बन जाती है, रेट एक्सप्रेशन बन जाती है। तो इसकी वजह से मैं रेट एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो के आ गया जी, रेट कॉन्स्टेंट आ गया। अब मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने जाऊंगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन को देख के लिखा जाता है, इसलिए मैंने पहले रेट एक्सप्रेशन को लिखा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए मैंने क्या किया, जो एक्सपोनेंट्स है उनको मैंने ऐड कर दिया। तो ए की पावर 2 है और बी की पावर 1 है, 2 और 1 को प्लस करें जवाब आ रहा है 3। तो मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेरे पास क्या हो गया जी, 3 हो गया, यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया जी, कि आपको ये बताना था जी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताइए, तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। इसमें एक चीज़ मैंने इंक्लूड की थी और वो इंक्लूड की थी कि अगर आपसे वो कह दीजिए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं और रेट वेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रेट इक्वेशन होना चाहिए, और रेट इक्वेशन आप ऊपर लिख चुके हैं। अब आपने क्या करना है जी, आप कोई एक सीरियल नंबर इस्तेमाल कर लें। आप चाहें तो सीरियल नंबर 1 इस्तेमाल करके रेट कांस्टेंट निकाल लें, आप चाहें तो सीरियल नंबर 2 इस्तेमाल करके रेट कांस्टेंट निकाल लें, और आप चाहें तो सीरियल नंबर 3 की वैल्यूज को इस्तेमाल करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें। तीनों से रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। आपने किसी एक से निकालने जाना चाहिए। रैंडम सिलेक्शन ना करें जी कि एक वैल्यू यहाँ से उठाई, एक वैल्यू यहाँ से उठाई और एक वैल्यू यहाँ से उठाई, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। पूरे का पूरी एक रो आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैं ऑब्जर्वेशन 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑब्जर्वेशन 1 को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने रेट की जगह रेट लिखा। के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कॉन्सेंट्रेशन ए की जगह लिखी, कॉन्सेंट्रेशन बी की उसकी जगह लिखी। मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास जवाब आ रहा है 2 एक्सपोनेंट -4 और मैंने इसकी यूनिट्स लिख दी। तो ये सिंपल सा तरीका है रेट कांस्टेंट को फाइंड करने का। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपने क्या सीखा जी, कि अगर आपको एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हो टेबल की फॉर्म में, तो उसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह सेलेक्ट करना है और बी की कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एक सिंपल सी मैथमेटिकल वर्किंग है जिसकी वजह से आपको एक्सपोनेंट के बारे में पता लग जाएगा और उसकी वजह से आप क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। और जब आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे तो उसकी वजह से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।